दोस्तों, आपने अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव से कभी ना कभी ये तो ज़रूर सुना हुआ होगा। तो वो बोलते हैं कि पहले चीज़ें बहुत सस्ती आया करती थी, जो अभी बहुत महंगी हैं। चलो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें क्यों महंगी हो जाती हैं और इसके काजेज़ क्या हैं और इस इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकनॉमी पे। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक की एक सिचुएशन के बारे में समझेंगे जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसका मतलब है महंगाई। दोस्तों, चलो एक नज़र एक डेफिनेशन पे। इन्फ्लेशन मींस एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। दोस्तों, आज से 13 साल पहले 1 केजी दूध की कीमत थी 34 रुपये, उसके 3 साल बाद 45 रुपीज़ और 2020 में उसकी कीमत है 95 रुपीज़। तो आप खुद सोच के देखिए कि पहले 65 रुपीज़ के पास इतनी पावर थी कि 1 केजी दूध खरीद कर सकता था, और आज उसके पास इतनी पावर नहीं है कि 65 रुपीज़ में वो 1 केजी दूध खरीद कर सके। बेसिकली जो रुपये की आज परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो गई है। चलो मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। और आप पेट्रोल की प्राइसेस देखें, 1 लीटर पेट्रोल की 54 2007 में, 1 लीटर 68 2010 में, और अभी 83.5 रुपीज़ 2020 में। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज पे, ना कि एक आइटम पे। अगर प्राइस एक आइटम पे इंक्रीज होगी तो हम उसे इन्फ्लेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे गोल्ड की प्राइस डे टू डे इंक्रीज होती है, तो हम गोल्ड की प्राइस को इन्फ्लेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए। डिफ्लेशन एकदम उल्टा है इन्फ्लेशन का। डिफ्लेशन में जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज होनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें पेट्रोल की प्राइस पहले थी 83.5 रुपीज़, फिर हुई 79 रुपीज़, फिर हुई 68 रुपीज़ और अभी है 54 रुपीज़। और इसी तरह मिल्क 95 था पहले, अब 68 है और 34 आने वाले वक्त में होगी। तो ये क्या हुई, जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज़ हुई है, इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। चलो हम जानते हैं कि महंगाई आने के वजूहात क्या हैं। क्या बढ़ती हुई कीमतें महंगाई का जड़ है? हालांकि इसका मुख्तलिफ अवामिल से मंसूब किया जा सकता है। महंगाई आने के 3 बड़े रीज़न हैं: कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करें आप एक शॉप पे जाते हैं, आपको टीवी ख़रीद करनी है और वहाँ पे कस्टमर 5 हैं और टीवी 1 है। तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर उसे टीवी देगा जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगी। चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इस सीज़न में जब फार्मर की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट में वेजिटेबल्स जाती नहीं है, तो वेजिटेबल के प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। और इस टाइप की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सपोज करें एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी पहले लैपटॉप 50,000 में बेचती थी, और वही कंपनी अभी लैपटॉप बनाने में उस कंपनी के 50,000 लग रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो कंपनी थोड़ा बहुत पार्ट्स में इम्प्रूवमेंट करके वही लैपटॉप 70,000 में बेचने शुरू कर दिया, तो उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ने अभी समझा, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तभी भी इन्फ्लेशन आएगी, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तभी भी इन्फ्लेशन आएगी। दोनों कंडीशंस में इन्फ्लेशन आएगी। थर्ड वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी से क्या मुराद है? सपोज करो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दे। पहले 10,000 करोड़ करती थी और अचानक से 12,000 करोड़ कर दे। ज़्यादा पैसा लिमिटेड गुड्स को चेस करेगा, इस वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इन्फ्लेशन काम कैसे कर रहे हैं? इन फ्यूचर प्रोडक्ट्स की प्राइस तो बढ़ेंगी, ठीक है, तो लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है, और हेल्दी इन्फ्लेशन होती है 2 to 3%। एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। किसी कंट्री के अंदर एक ही मंथ में 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन समझ आ गया होगा। जी, आपको इनमें से किसी एक में भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर जी आपको हमारा काम अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग अस एंड वॉचिंग।